गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ एसे 315 क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। अपने साथ में क्या बोलता है? इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो देखिए ऐसे 315 क्या बोल रहा है कि अब अपन देखिए, अब अपन क्या आ रहा है, अपन ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं। बहुत सारे कंसेप्ट की अपन अंडरस्टैंडिंग ली है। अब अपन देखते हैं कि एक्चुअली ऑडिट किस तरीके से करना स्टार्ट की जाती है, किस तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। तो इट इज अब ये अब एक सीक्वेंस की बात करें। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसके बेसिस पर अपन फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, दैट इज ऐसे 330, एंड उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे? मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएशन करेंगे एज पर 450, एंड उसके बेसिस पर क्या करेंगे? अपना कंक्लूजन वगैरह फ्रेम करेंगे, राइट। दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, राइट। तो अब ऐसे 315 क्या बोलता है? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपन कैसे करते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में यही बोला था। देखिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो चीजों से बनी हुई थी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होती है? बिजनेस रिस्क। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एंटिटी के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सिमिलरली अपन को दूसरा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का दूसरा फैक्टर कौन सा है? कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क को असेस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग अपन को लेनी पड़ेगी। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यही है, बराबर। इसके लिए ऑडिट क्या करता है? कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। आपको अच्छे से याद होगा कौन सा? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह अपन ऐसे 240 पर भी वगैरह किया था, जब अपन क्या करते हैं? रिस्क को आइडेंटिफाई असेस वगैरह कर रहे थे, राइट। तो ये कॉमन रहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो ऐसे 315 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले ऐसे 315 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि आपको क्या करना है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, राइट, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एडजस्टमेंट लेवल। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? अपने ऑडिट रेस्पॉन्स डिजाइन करोगे, दैट इज द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट एन एप्रोप्रिएट लेवल एंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड एटसेट्रा, राइट। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले अपन को रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे? अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, राइट, एंड उसको इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले अपन को बता रहा है रिक्वायरमेंट्स, मतलब सबसे पहले अपन देखने वाले हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑडिटर क्या करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, इस पे केस स्टडी एमसीक्यू आ सकता है क्या, कि ध्यान रखना, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिट आइडेंटिफाई असेस करता है वो अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है? हाईली जजमेंटल होता है। साथ में यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स को भी कंसीडर किया जाता है, और इंटरनल कंट्रोल की भी अपनी क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशंस वगैरह होती है, बराबर। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या क्या टेक्निक्स वगैरह परफॉर्म करता है? तो पहला तो इंक्वायरी वगैरह, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर दैट इज द रेशियो एनालिसिस, टाइम एनालिसिस वगैरह, एंड तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड द इंस्पेक्शन वन। फिर ध्यान रखना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में जो हमने जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट वगैरह एक्टिविटी जो परफॉर्म करी थी, दैट इज रिगार्डिंग द क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड द कंटिन्यूअस वगैरह, उसके जो डिटेल्स वगैरह ऑडिटर क्या करेगा? उनको भी कंसीडर करेगा, राइट। साथ में अगर रिकरिंग ऑडिट का केस है तो अगर प्रीवियस ऑडिट से लेकर अगर अभी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस वगैरह हुए हैं तो ऑडिटर क्या करेगा? उनको भी कंसीडर करेगा। साथ में ऑडिटर अपने पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह, राइट, या फिर जो अदर इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होती है, ऑडिटर क्या करता है? उन सबको कंसीडर करता है, राइट, while performing the risk assessment procedures, बराबर। अब अपन ने क्या बोला था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में दो चीजें करी जाती है, एक तो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली जाती है। देखिए अपन एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर। तो देखिए अपन को क्या करना है? एक तो एंटिटी की एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, साथ में उसके इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एक चीज अपन ने इंपॉर्टेंटली कंसीडर की थी, जब भी ऑडिटर इन हैंड रिस्क को है ना असेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उस समय ऑडिटर है कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं करेगा। विदाउट कंसीडरिंग कंट्रोल ऑडिटर क्या करेगा? इन हैंड रिस्क को क्या करेगा? है ना कंसीडर करेगा, बराबर। फिर जब ऑडिटर ओवरऑल जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या करेगा? आइडेंटिफाई असेस करता है, तब ऑडिटर क्या करता है? कंट्रोल्स को भी कंसीडर करता है। तो देखिए एनवायरमेंटल ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले एंटिटी कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, किस टाइप की इंडस्ट्री, वेदर इट्स फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री है, उस पर क्या लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, राइट, क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, ऑडिटर क्या करेगा? उसको कंसीडर करेगा। दूसरा ऑडिटर देखेगा नेचर ऑफ द एंटिटी, क्या उसकी ऑपरेशंस है, क्या उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर्स वगैरह है, राइट, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, वो किस लाइफ साइकिल में वगैरह है, राइट। ऑडिटर क्या करता है? उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेगा, ऑपरेशंस, उसका ओनरशिप, गवर्नेंस, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करती है, एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या है, राइट। अब ऑडिटर क्या करेगा? उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग लेगा। दूसरा ऑडिटर उसके ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, क्योंकि कुछ रिस्क क्या होती है? स्ट्रेटजी बेस्ड, उसकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ना होती है। लास्ट ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा मेजरमेंट एंड द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए एनुअल रिपोर्ट में एंटिटी क्या करती है? बहुत सारे रेशियो प्रेजेंट करती है, बहुत सारे एनालिसिस प्रेजेंट करती है, ईयर ऑन ग्रोथ वगैरह प्रेजेंट करती है, राइट। तो बहुत सारे ना अदर डिटेल्स भी है ना दिए हुए, तो ऑडिटर क्या करता है? उसके बेसिस पे भी क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह की अंडरस्टैंडिंग लेता है। फिर अपन ने कुछ सोर्सेज देखे थे जहां से अब ऑडिटर को क्या मिलेगी? इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे बेसिक सोर्स क्या है? क्लाइंट के साथ डिस्कशन वगैरह करने से, उसकी इंक्वायरी करने से, या फिर एंटिटी में जो दूसरे जो अदर रेलेवेंट पर्सन है उनके साथ इंक्वायरी वगैरह करने से, राइट, या फिर हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह से, या फिर जो एनुअल रिपोर्ट है जो अपन बोला था जहाँ पे ना अदर रेशियो जो प्रेजेंट किए जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट वहां से भी मिल सकते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग से हो सकते हैं, राइट। अगर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है या फिर कोई दूसरे रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है तो वहां से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, राइट। अगर पिछले साल हमने ऑडिट की थी तो हमारे जो वर्किंग पेपर्स वगैरह है उससे अपन को इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी, राइट। या फिर हो सकता है कोई इंडस्ट्री पब्लिकेशंस वगैरह है, राइट, हमको क्या मिलेगी? इन सब ये कुछ एरिया है जहां से ऑडिटर को क्या
मिलेगी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी, राइट। अगर मान लीजिए एंटिटी में कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वगैरह है, राइट, तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह है, ऑडिटर क्या करेगा, उसके बेसिस पे भी क्या करता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेता है। एक बार ऑडिटर ने क्या किया, एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, राइट, उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली, तो ऑडिटर ने क्या किया होगा, आइडेंटिफाई क्या होगा, किस टाइप की बिजनेस रिस्क उसके अंदर है, किस टाइप की इनहेरेंट रिस्क है। अब एक बार आपको रिस्क पता चलेगी, उसके बेसिस पे तो अपन देखेंगे ना, क्या उसके अगेंस्ट उसको डील करने के लिए क्या एंटिटी ने एडिक्वेट कंट्रोल लगा है या नहीं लगा है। अगर आपको रिस्क का ही पता नहीं होगा, अपन कंट्रोल को कैसे असेस करेंगे, इसलिए पहले है ना इनहेरेंट रिस्क को क्या करना है, असेस करना जरूरी है। अब उसके अगेंस्ट उसके बेसिस पर अपन क्या देखते हैं, देखते हैं कि क्या कंट्रोल्स इन रिस्क को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए क्या एंटिटी ने एडिक्वेट कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट किया है या नहीं की है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं ऑडिट क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेगा, रेलेवेंट टू ऑडिट। देखिए एंटिटी जो इंटरनल कंट्रोल लगाती है वो उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगाएगी, राइट, उसके बिजनेस ऑपरेशन सही तरीके से, लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस हो, राइट, मल्टीपल चीजें होती है बराबर। तो एंटिटी के लिए इंटरनल कंट्रोल बहुत बड़ा है। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, वही इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर कर रहा है जो उसके ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, राइट, जो उसके ऑडिट के लिए रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर क्या कर रहा है, उन्हीं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेगा। एक और चीज अपन ध्यान डिस्कस की थी, अगर ये इंटरनल कंट्रोल किसी दूसरे है ना कंट्रोल्स पर डिपेंडेंट होता है तो अपन क्या करेंगे, दोनों ही कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एक और चीज अपन डिस्कस की थी, जब इसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट किया जाता है, अगर ऑडिटर उस समय इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या कर रहा है, रिलायंस प्लेस कर रहा है कि सही तरीके से उनका डिजाइन इंप्लीमेंटेशन है, ऑडिटर को लगता है कि सही तरीके से काम कर रहे होंगे, देन व्हाइल डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर क्या करेगा, उन कंट्रोल्स को टेस्ट भी करेगा। अब अपन देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, जिसकी ऑडिटर क्या करने वाला है, अंडरस्टैंडिंग लेने वाला है। ऑडिटर को किसकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, तो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरमेंट, राइट, एंटिटी का ओवरऑल एनवायरमेंट क्या है, टोन एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, ऑडिटर उसमें देखता है बेसिकली क्या एथिकल है ना प्रैक्टिसेज है, राइट, क्या ऑनेस्टी का बिहेवियर वगैरह है, राइट, मैनेजमेंट जो विसल ब्लो मैकेनिज्म वगैरह होता है, मैनेजमेंट उसको कितना इंपॉर्टेंस देता है, टीसीडब्ल्यू वगैरह, टीसीडब्ल्यू मैनेजमेंट के जो वर्क है उसको किस तरीके से ओवरसी वगैरह करता है, राइट, ऑडिटर क्या करता है, कंट्रोल एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग देता है। इट इज द फाउंडेशन फॉर द अदर इंटरनल कंट्रोल, अदर इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से काम करे, इसके लिए कंट्रोल एनवायरमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, राइट, इफेक्टिव होना क्या है, जरूरी, राइट। फिर अब देखिए अगर एंटिटी को कंट्रोल्स लगाना है तो सबसे पहले एंटिटी को भी क्या करना पड़ेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। ऑफ कोर्स बिना रिस्क को आइडेंटिफाई किए बिना कंट्रोल्स कैसे लगा सकते हैं, तो इस ना दूसरी रिक्वायरमेंट यही है, क्या एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, क्या है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, जो एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, और देखिए क्या एंटिटी ने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म किए हैं तो उन्होंने क्या रिस्क आइडेंटिफाई करी है, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क उन्होंने एस्टिमेट करी है, राइट, साथ में उसका असेस उन्होंने क्या असेस किया, उसका लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस क्या है, उसका पोटेंशियल इंपैक्ट वगैरह क्या है, और एंटिटीज को डील करने के लिए क्या एक्शंस लेने वाली है, राइट, दैट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म बाय द एंटिटी। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, ऑडिटर देखेगा एंटिटी ने क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई करी है, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करी है, राइट, ऑडिटर ने देखेगा मैनेजमेंट ने उसको किस तरीके से असेस किया है और उनको डील करने के लिए एंटिटी क्या क्या एक्शंस कंसीडर कर रही है, राइट। अब अपन एक चीज देखी थी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस वगैरह होते हैं जिसके कारण क्या हो सकती है, रिस्क में चेंज आ सकता है, राइट, मतलब पिछले साल से इस साल में क्या हो सकता है, रिस्क में चेंजेस आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ गया है, लॉ एंड रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया है, एंटिटी के ऑपरेशंस में चेंज आ गया है, मान लीजिए एंटिटी ने क्या किया है, रैपिड ग्रोथ वगैरह करी है, नए प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च वगैरह किए हैं, राइट, या फिर हो सकता है एंटिटी मैनुअल से आईटी सिस्टम में क्या हो गया है, शिफ्ट वगैरह हुई हो, तो कुछ है ना सर्कमस्टेंस है जिसके कारण क्या हो सकती है, रिस्क में चेंजेस आ सकते हैं, राइट। एक बार इसको देख लेना, कुछ खास नहीं है। फिर अपन इंटरनल कंट्रोल में थर्ड चीज जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, किसकी लेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस सेटअप बाय द एंटिटी। अपन क्या करेंगे, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, किस टाइप के परचेस ट्रांजैक्शन है, किस टाइप की सेल्स ट्रांजैक्शन है, राइट, किस तरीके से है ना प्रोडक्शन है ना जो डिपार्टमेंट का काम करता है, किस तरीके से इन्वेंटरी को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से फिनिश गुड्स को हैंडल किया जाता है, राइट, जो डाटा वगैरह है उनकी है ना साइकिल वगैरह क्या है, ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले जो रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस है क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट। दूसरा, अगर एंटिटी को इन्फॉर्मेशन सिस्टम सेटअप कर रखा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। एंड तीसरा द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट, मतलब एंटिटी टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन किस तरीके से करती है, अगर कोई एक्सेप्शंस है, राइट, अगर कोई डेविएशन है, अगर कोई नॉन कंप्लायंस वगैरह हुआ है, राइट, अगर कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह है तो उसका कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है, दैट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्या क्या करना अंडरस्टैंडिंग लेता है, सबसे पहले ऑडिटर देखता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, राइट। एंड ये ट्रांजैक्शन अगर हो उससे पहले जो अपना सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, राइट, वहां से क्या होता है, इंफॉर्मेशन को है ना ऑब्टेन करी जाती है, राइट। तो दैट इज द टीपीएस। और ऑडिटर देखता है कि जो टीपीएस है उससे है ना इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफर करी जाती है जनरल लेजर में वगैरह, बराबर। फिर ये ऑडिटर देखता है कि अगर कोई इनकरेक्ट प्रोसेसिंग हो रही है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या कोई ऑटोमेटिक कंट्रोल है ना एम्बेडेड किया गया है क्या इस चीज को है ना प्रोसेस करने के लिए। फिर ऑडिटर देखेगा अगर कोई सिस्टम ओवरराइड वगैरह किया है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, राइट। या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट अदर देन ट्रांजैक्शन, राइट। कुछ है ना एंटी जैसी होती है जो ट्रांजैक्शन बेस्ड नहीं होती, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, राइट। गुडविल के जो कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये जो होते हैं काफी बार ट्रांजैक्शन बेस्ड नहीं होती है, तो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, किस तरीके से AFI की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता है। फिर ये बोल रहा है अगर AFI में कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो क्या आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहा है क्या, उससे कंप्लायंस कर रहा है क्या, राइट। अगर उस पर AFI की रिक्वायरमेंट कोई चेंजेस आ रहा है क्या उसको एडिक्वेटली है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ऑडिटर क्या करेगा, तीसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेगा।
साथ में अपन देखे थे कुछ बेसिक चीजें, आईटी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि आईटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को बहुत कम टाइम में प्रोसेस करता है, राइट। अदर टाइप के एनालिसिस वगैरह भी क्या करता है, अवेलेबल कराता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इजीली अचीव करी जाती है, राइट। वहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन वगैरह क्या होता है, कम होता है, बराबर। तो ये कुछ आईटी के बेनिफिट्स वगैरह है। उसी तरीके से आईटी के कुछ रिस्क वगैरह भी होती है, और क्या करता है, उनको भी ना कंसिडर करता है। फिर लास्ट वन क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट टू ऑडिट। देखिए ऑडिटर क्या करता है, उन्हीं कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेता है, राइट, जो उसके ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, राइट। जिसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या करेगा, डिजाइन करेगा, राइट। और उसमें ध्यान रखना, ऑडिटर जो आईटी रिलेटेड रिस्क है, ऑडिटर क्या करता है, उनको स्पेसिफिकली है ना कंसीडर करता है, उनको एड्रेस भी करता है। एंड लास्ट वन क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, दैट इज द मॉनिटरिंग ऑफ अ कंट्रोल। मैनेजमेंट किस तरीके से कंट्रोल्स को मॉनिटर करती है। देखिए कंट्रोल कोई वन टाइम नहीं है, एक बार कंट्रोल लगा दिए तो अब है ना जिंदगी भर यही चलते रहेंगे, नहीं। उन कंट्रोल को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे एज इंटेंडेड, राइट। साथ में अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन, एएफआरएफ ऑपरेशंस में कोई चेंजेस आए हैं तो उनको है ना इन कंट्रोल्स में भी क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर इन कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी वगैरह है तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या होता है, कंट्रोल्स की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ऑडिटर देखता है क्या है ना, मैनेजमेंट इन कंट्रोल्स का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रही है नहीं कर रही है। ऑडिटर साथ में मॉनिटरिंग एक्टिविटीज वगैरह भी देखता है, राइट। तो देखिए ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि चेक करना कि जो कंट्रोल्स है क्या वो कंटिन्यूअसली इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए ऑडिटर बेसिकली कुछ चीजें कंसीडर करता है, ऑडिटर अंडरस्टैंड लेता है। पहला तो एक्टिविटी यूज्ड टू मॉनिटर, मैनेजमेंट किस तरीके से है ना मॉनिटर कर रहा है कंट्रोल्स को, क्या वो इफेक्टिवली है ना ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही, मैनेजमेंट क्या क्या रिपोर्ट्स को कंसीडर कर रहा है। दूसरा, अगर कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। साथ में ऑडिटर देखेगा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट, जो मॉनिटरिंग में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका सोर्स क्या है, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। इस तरीके से ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेता है। उसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करता है, कंट्रोल रिस्क को क्या करता है, आइडेंटिफाई वगैरह करता है। अब एक बार आपने क्या किया, एंटिटी के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली और एंटिटी की क्या किया, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले ली। तो अब अपन क्या करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे एट द एडजस्टमेंट लेवल एंड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। देखिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइड असेस आरओएमएम एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द एडजस्टमेंट लेवल। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिस्क का लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस। फिर अपन रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करेंगे एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द एडजस्टमेंट लेवल। फिर अपन देखेंगे व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द एडजस्टमेंट लेवल एंड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। दूसरा अपन उसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। तीसरा अपन क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट देखेंगे, राइट, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह क्या है, राइट। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई वगैरह असेस वगैरह करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क एंड अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिस्क। दूसरा, असेस क्या ये परवेजिव लेवल की है या फिर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स को अफेक्ट कर रही है, राइट। साथ में अपन इसका क्या करेंगे, पोटेंशियल इंपैक्ट देखेंगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द एडजस्टमेंट लेवल एंड लाइक्लीहुड ऑफ इट्स ऑकरेंस एंड इट्स मैग्नीट्यूड। और इसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या करेंगे, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करेंगे एंड उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर ध्यान रखना, अगर ऑडिटर आपको कोई लग रहा है कि कोई रिस्क है, वो कैसी है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, राइट। कैसी है, रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो उसके रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना क्या है, मैंडेटरी, राइट। उसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना क्या है, मैंडेटरी। एक और चीज मैंडेटरी ध्यान रखना, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उसके रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट भी करना पड़ेगा इन द करंट ऑडिट। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो आप मुझे बताओगे। अब देखिए सिग्निफिकेंट रिस्क, कुछ एरिया पता है जिसको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क, या फिर कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं व्हाइल असेसिंग द सिग्निफिकेंट रिस्क। वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू फ्रॉड, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्वड, राइट। दूसरा, वेदर द रिलेटेड पार्टीज आर इन्वॉल्व, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वेदर द ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। अगर इसके इनसे रिलेटेड होती है तो राइट ऑडिटर देखता है क्या सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर कंसीडर करता है तो उसके ऑडिटर क्या करना होता है, उसको स्पेशली डील करना होता है। या फिर वेदर द रिस्क रिलेटेड टू रिसेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक या फिर लॉ एंड रेगुलेशन या फिर अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स और अदर थिंग्स। अभी क्या बोल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है वो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते, राइट, इन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, तो ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, रिलेटेड कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उस केस में। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई इनकंसिस्टेंसी वगैरह मिलती है तो आप देखोगे क्या मुझे अपने रिस्क असेसमेंट की फिर से रिवीजन करने की जरूरत है। एंड इफ यस, ऑडिटर क्या करेगा उस केस में अपने रिस्क असेसमेंट को फिर से रिवाइज करेगा एंड ध्यान रखना उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड सच रिवीजन एंड क्या क्या रीजन वगैरह किए गए, राइट, क्या क्या प्रोसेस वहां पे परफॉर्म किए गए, ऑडिटर क्या करेगा इन सबको रिकॉर्ड भी करता है, राइट। इसी के साथ अपना पूरा होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एसए 315। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ एसए 320 क्या है, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो देखिए सबसे पहले एसए 320 डील विद करता है विद द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, राइट। पहले मटेरियलिटी क्या होती है, राइट, इसको आपको क्या करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है व्हाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। देखिए अपन अगेन अपन इसका रिवीजन शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन 2 मिनट का। क्या, देखिए अपन जो ऑडिट करते हैं वो मटेरियलिटी लेवल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। जो अपन अपना रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, राइट, वो भी अपन किसके रिगार्डिंग दे रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, राइट। तो ऑफ कोर्स जो मटेरियलिटी है इसके कंसेप्ट को अप्लाई करना क्या है, जरूरी है, इसलिए इसके कंसेप्ट को अप्लाई करें इससे पहले क्या है मटेरियलिटी को समझना भी क्या है जरूरी, राइट। अपन ने क्या समझा था मटेरियलिटी क्या होती है, राइट। अगेन अगर ये मिसस्टेटमेंट या फिर कोई ओमिशन, मिसस्टेटमेंट या ओमिशन, अगर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट करती है, राइट, उनके इकोनॉमिक डिसीजंस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल आइटम, राइट। अगर कोई मिस स्टेटमेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, राइट। और हम जो ऑडिट करते हैं वो इसी मटेरियलिटी लेवल के है ना अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, मतलब प्लानिंग करना, कंक्लूजन फ्रेम करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, मिस स्टेटमेंट को असेस करना, राइट। ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, मटेरियलिटी के लेवल के अकॉर्डिंग अपन सारी चीजें करते हैं। एक और चीज अपन डिस्कस करी थी, ध्यान रखना, जो मटेरियलिटी होती है वो हर एंटिटी के लिए क्या होती है, अलग होती है, हर एंटिटी के लिए अलग होती है, राइट। मटेरियलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसा कि सबसे जो मेन चीज है क्या कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी कॉमन फाइनेंशियल नीड्स क्या है, राइट। अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होती है, काफी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका जो अटेंशन होता है वो होता है उसके प्रॉफिट्स पे होता है। मान लीजिए कोई एंटिटी हैवी डेट है ना बेस एंटिटी है, तो हो सकता है उनके जो यूजर्स हो, राइट, उसका जो अटेंशन वो हो सकता है उनके एसेट्स पे क्या क्या क्लेम वगैरह है उस पे उनका अटेंशन वगैरह होता है। तो जब भी मटेरियलिटी सेट करी जाती है ऑडिटर सबसे पहले क्या करता है, यूजर्स की कॉमन फाइनेंशियल नीड्स को देखता है। इसके साथ में दूसरी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। पहला तो साइज ऑफ एंटिटी क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, लॉ एंड रेगुलेशन की क्या है ना रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की क्या है ना रिक्वायरमेंट वगैरह। साइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है कोई एंटिटी जिसका सिर्फ 10 करोड़ का टर्नओवर है उसके लिए 1 करोड़ बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, राइट, ऑफ कोर्स, राइट। सिमिलरली अगर कोई 1000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी है उसके लिए 1 करोड़ देना इतना रेलेवेंट नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स जब मटेरियलिटी सेट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है और हर एंटिटी के लिए क्या होता है, मटेरियलिटी अलग होती है। जब ऑडिटर मटेरियलिटी सेट करता है तब ऑडिटर कुछ एजम्पशन लेके चलता है, जैसे जो यूजर्स है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको उस एंटिटी के बारे में क्या है वर्किंग नॉलेज है, उसका उनको रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग वगैरह है। साथ में उनको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, राइट, वो मटेरियलिटी लेवल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। साथ में उनकी ऑडिट भी होती है, वो भी क्या होती है, मटेरियलिटी लेवल के वगैरह अकॉर्डिंग होती है। साथ में जो डिसीजंस भी लेंगे उसमें क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करेंगे, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, रीजनेबल डिसीजंस वगैरह लेंगे। तो ऑडिटर कुछ एजम्पशंस भी लेके चलता है। अब देखिए ड्यू टू मटेरियलिटी अपने कुछ लेवल सेट किया होगा, उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। मतलब ये खुद बोल रहा है कि देखिए 100% ऑडिट पॉसिबल नहीं है। ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल करने के लिए, राइट, रीजनेबल एसेस को और बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियलिटी लेवल सेट करते हैं। तो देखिए इसी कारण अपन 100% ऑडिट भी नहीं करते हैं, चेकिंग नहीं करते, इसलिए अपन क्या करते हैं, रीजनेबल एसेस वगैरह देते हैं, ऑफ कोर्स। अब देखिए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू अप्लाई कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो देखिए सबसे पहले जो प्लानिंग स्टेज होती है दैट इज व्हाइल सेटिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी, राइट। इनिशियल लेवल पे हम क्या करते हैं, मटेरियलिटी को सेट करते हैं, राइट। उसको क्या बोला जाता है, ओवरऑल मटेरियलिटी प्लानिंग मटेरियलिटी, राइट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ओवरऑल मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल क्या करते हैं, सेट करते हैं, राइट। फिर ध्यान रखना अपन क्या बोला था, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस वगैरह है, राइट, जहां पे कम अमाउंट की मिस स्टेटमेंट भी अगर यूएस के इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है, तो राइट उसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग से मटेरियलिटी सेट करते हैं लेस देन द ओवरऑल मटेरियलिटी। जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थे, या फिर जो मैनेजर रेम्युनरेशन वगैरह जो है ना पार्ट था, या फिर कोई है ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन थी, या फिर शेड्यूल थी कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वगैरह से हुई थी, या फिर कोई बिजनेस है ना एक्विजिशन मर्जर वगैरह कोई रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, राइट। जैसे कि अपने फार्मा है ना इंडस्ट्री का लिया था, जो R&D वाला होता है उसको स्पेसिफिकली अलग से दिखाना होता है, राइट। तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कम लेवल की मिस स्टेटमेंट भी इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, तो वहां पे अपन क्या करते थे, डिफरेंट मटेरियलिटी लेवल सेट करते थे। एंड तीसरा क्या था, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखिए अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल से कम है तो मैं क्या करूंगा, उसको कंसीडर नहीं करूंगा, बराबर। तो यहाँ पे एक रिस्क थी क्या कि हो सकता है कुछ मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली आप क्या लगे मटेरियलिटी लेवल से कम लगे, पर व्हेन एग्रीगेटेड विद द अदर मिस स्टेटमेंट, राइट, इट कुड एक्सीड द मटेरियलिटी लेवल, राइट। देयर वाज अ रिस्क। दूसरा क्या था, एक रिस्क और थी अनडिटेक्शन, राइट। हो सकता है अपन सारी मिस स्टेटमेंट को है ना आइडेंटिफाई नहीं करे, राइट। नॉन डिटेक्शन की भी क्या थी, रिस्क थी। तो इन दो रिस्क को एड्रेस करने के लिए, राइट, एक और लेवल सेट किया जाता है, क्या, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, इट इज द लेस देन द ओवरऑल मटेरियलिटी। जो प्लानिंग मटेरियलिटी सेट करते हैं उससे क्या होती है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, कम होती है। एक और चीज अपने देखी थी, क्या देखी थी, देखिए जो ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल अगर एक्सीड होता है, अगर मिस स्टेटमेंट ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड करती है, तो उस केस में उसका इफेक्ट आ जाता है हमारे ऑडिटर ओपिनियन पे, राइट। एंड दूसरा एस्पेक्ट क्या था, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला। अगर ध्यान रखना मिस स्टेटमेंट क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, तो उसका इफेक्ट कहा जाता है हमारे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे, उसका इफेक्ट जाता है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स पे वगैरह क्या जाता है, उसका इफेक्ट जाता है ऑडिटर परफॉर्मेंस, राइट, उस पे क्या जाता है, इसका इफेक्ट जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इन दो चीजों को तो एड्रेस करने के लिए लाया गया था, साथ में हमारे रीजनेबल एसेंस को और बेटर करने के लिए, हमारे लेवल ऑफ एसेंस को और बेटर करने के लिए अपने क्या किया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लाया, बराबर। जो ओवरऑल मटेरियलिटी सेट करते हैं, राइट, उसका अराउंड 60 to 75% अपन क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन फैक्टर्स। वो भी यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं है। एक अपन और है ना लेवल सेट करते हैं, क्या कौन सा सेट करते हैं, क्लियरली ट्राइबल मटेरियलिटी, राइट। उसके बिलो क्या मिस स्टेटमेंट होती है तो अपन क्या करते हैं, उनको कंसीडर नहीं करते, उस स्टोरी को वहीं पे एंड करते हैं, राइट। सर्टेन एक्सेप्शन अगर वहाँ पे कोई फ्रॉड रिलेटेड वगैरह है तो वो अलग चीज होती है, बराबर। फ्रॉड रिलेटेड से रिस्क अपन ने बात करी थी, जो फ्रॉड रिलेटेड वाला जो चीज होता है वो अपने आप में मटेरियल होता है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे अपन ने कुछ चीजें और डिस्कस करी थी, जैसे कि चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मटेरियलिटी कैसे सेट करा जाएगा, वो ऑडिटर का क्या रहता है, प्रोफेशनल जजमेंट रहता है। और इनिशियली अपन जो मटेरियलिटी होती है उसको अपन क्या करते हैं, परसेंटेज में सेट करते हैं ऑफ चूजन बेंचमार्क, राइट। अपन इनिशियली मटेरियलिटी को क्या करते हैं, परसेंटेज में सेट करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मटेरियलिटी प्लानिंग मटेरियलिटी की बात कर रहा हूँ, राइट। इनिशियली अपन क्या करते हैं, मटेरियलिटी को परसेंटेज में सेट करते हैं ऑफ चूजन बेंचमार्क फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। उसके लिए क्या करते हैं, परसेंटेज में सेट करते हैं, किसका, ऑफ चूजन बेंचमार्क, राइट। मतलब
बेंचमार्क अपन ने क्या बोला था, जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, राइट, या फिर जैसे कि नेट एसेट वैल्यू वगैरह, बराबर, या फिर इनका एवरेज वगैरह, राइट। तो अपन क्या करते हैं, इनमें से किसी एक का परसेंटेज है ना सेट करते हैं फॉर द मटेरियलिटी। अब किसका सेट करेंगे, राइट, इसमें से अपन किसका परसेंटेज लेंगे ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जो भी अपन फैक्टर्स देखे थे, कुछ फैक्टर्स कंसीडर करता है व्हाइल सेटिंग मटेरियलिटी, अपन उसी की बात कर रहे हैं, राइट। कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे ऑडिटर है ना डिसाइड करता है कि कौन से बेंचमार्क का मेरे को परसेंटेज लेना है, राइट। और परसेंटेज क्या होता है वो अगेन डिपेंड करता है बेंचमार्क पे। जैसे कि अगर रेवेन्यू का अगर मैं परसेंटेज लूंगा रेवेन्यू का, तो वो नॉर्मली होता है 3 से 5%, राइट। अब 3% लोअर एंड पर रहेगा या फिर 5% हायर एंड पर रहेगा, ये भी कुछ फैक्टर्स पे ना डिपेंड करता है, यहाँ पे अपने रेलेवेंट नहीं है, राइट। बट ये जो परसेंटेज है ये डिपेंड करता है आप बेंचमार्क क्या ले रहे हो, रेवेन्यू ले रहे हो तो क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर उसके अगेंस्ट अगर आप क्या ले रहे हो, प्रॉफिट बिफोर है ना टैक्स वगैरह ले रहे हो, राइट, तो उसका क्या रहेगा, नॉर्मली ज्यादा रहता है 8 to 10%, राइट। जैसे आप नेट एसेट वैल्यू वगैरह ले रहे हो तो नॉर्मली 2 से 4% रहता है, बराबर। अब ये अगेन डिपेंड करता है कि आपको चूजन बेंचमार्क क्या लेना है, बराबर। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो मैं उसके लिए नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह लूंगा, बराबर। अगर मान लीजिए मेरा एंटिटी क्या है, हैवी डेट बेस है, तो मैं उसके वहां पे ना नेट एसेट वैल्यू क्या करूं, एज ए चूजन बेंचमार्क लूं, बराबर। या फिर एंटिटी की कौन सी स्टेज में, राइट, ग्रोथ स्टेज में है, राइट, स्टार्टिंग फेज में है, राइट, वो भी है ना डिसाइड करती है कि मेरे को है ना बेंचमार्क का क्या लेना चाहिए। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा था, वॉलेटिलिटी, राइट। वॉलेटिलिटी कौन सा था, वॉलेटिलिटी। जब भी अपन कोई भी बेंचमार्क सेट कर चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मेरे को इस बेंचमार्क का क्या करना है, परसेंटेज लेना है, बराबर। तो सबसे पहले मैं देखता हूं क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर वो वॉलेटाइल होता है तो मैं क्या करता हूं, उसको है ना एज ए बेंचमार्क नहीं लेता हूं, मैं कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ना बेंचमार्क लेता हूं, राइट। काफी बार इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अपन क्या करते हैं, मल्टीपल बेंचमार्क्स लेते हैं और फिर क्या करते हैं उसका एवरेज वगैरह भी लेते हैं। एक अपन चीज देखी थी जाने, जो अपन रेवेन्यू वगैरह जो बेंचमार्क ले रहे हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्टिविटी के जो है ना अमाउंट होता है, अपन क्या करते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद का जो रेवेन्यू है अपन क्या करते हैं उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं अपना बेंचमार्क अपन सेलेक्ट करते हैं। अब परसेंटेज अगर मैं आपको बोला था डिपेंड करेगा जो ईयर्स है उसकी कॉमन फाइनेंशियल नीड्स क्या है, उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं बेंचमार्क सेलेक्ट अगर करते हैं। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, फैक्टर्स जिसके बेसिस पर ऑडिटर डिसाइड करेगा एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, जैसे कि एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस वगैरह, या फिर ऐसा आइटम जिसपे क्या है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है फोकस रहता है, राइट, जैसे कि प्रॉफिट वगैरह, राइट, वगैरह। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी, स्टार्टिंग फेज में है, ग्रोथ में है, राइट, उसका कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट वगैरह क्या है। दूसरा एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर इक्विटी बेस है, डेट बेस है, या फिर दोनों का मिक्स वगैरह है। एंड लास्ट में द मोस्ट इंपोर्टेंट वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। इस तरीके से अपन क्या करते हैं मॉडेलिटी को सेट करते हैं। फिर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, रिवीजन एज द ऑडिटर प्रोग्रेस। देखिए ये अपन क्या किया, प्लानिंग स्टेज में सारी चीजें सेट करी थी। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर अपन को क्या मिलती है, कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर ये इंफॉर्मेशन अपन को पहले अवेलेबल होती तो अपन डिफरेंट मॉडेलिटी सेट करते, क्या करते हैं डिफरेंट मॉडेलिटी सेट करते हैं। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या मुझे फिर से मॉडेलिटी को रिवाइज करने की जरूरत है, राइट। और अगर है तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में मॉडेलिटी को फिर से रिवाइज करेगा, साथ में क्या करेगा बहुत सारी चीजें को रिकॉर्ड भी करेगा, बराबर। अपन एक एग्जांपल लिया था कौन सा सेल्स वाला, बराबर। एंड लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ओवरऑल मटेरियलिटी क्या था, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या था, क्लियरली ट्राइबल मटेरियलिटी क्या था, राइट, क्या रीजंस थे, अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह हुआ है तो अपन क्या करते हैं उन सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। इसी के साथ अपना पूरा होता है ऐसे 320। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ ऐसे 330। कौन सा, अपन ऐसे 330 का रिवीजन देखने वाले हैं। रेस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, क्या है रेस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। 315 के अकॉर्डिंग अपन ने जो रिस्क को असेस किया था, क्या किया था, जो रिस्क को असेस किया था, जहां पे मिस स्टेटमेंट होने की रिस्क थी, अपन अब क्या करेंगे उसको एड्रेस करेंगे बाय डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिटर प्रोसीजर, राइट। अपन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन को उस रिस्क को एड्रेस करके देखना है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। उसके लिए अपन क्या करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे और उसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या करेगा ऑब्टेन करेगा, राइट। अगर नहीं होते तो ऑडिटर क्या करेगा उसका इफेक्ट देखेगा। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर क्या करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, राइट। और ध्यान रखना अपन रिस्क 2 लेवल पर असेस करते हैं, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक अपन क्या करते हैं एडजस्टमेंट लेवल पे ना क्या करते हैं रिस्क को असेस करते हैं। तो देखिए ऐसे 330 क्या बोलता है, ऑडिटर क्या करना है रेस्पॉन्स डिजाइन करना है, इसी को अपन क्या बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू असेस्ड ROMM एज पर द SA 315, राइट। हमने जो रिस्क असेसमेंट पेज पे जो रिस्क असेस करी थी उसको एड्रेस करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा। अब देखिए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर क्या करना है रेस्पॉन्स डिजाइन करना है, इसी को अपन क्या बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द असेस्ड ROMM एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड द एडजस्टमेंट लेवल। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर क्या करना है ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम करना है। इसके लिए ऑडिटर क्या करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, राइट। तो देखिए अपन ने क्या किया था, अब अपन इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपन बेसिकली रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे 2 लेवल पे रेस्पॉन्स डिजाइन करेंगे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और दूसरा क्या है एडजस्टमेंट लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो अपन रेस्पॉन्स देखने वाले हैं इसके सिमिलर रेस्पॉन्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक तो अपन क्या करते हैं बहुत एक्सपीरियंस पर्सन को क्या करते हैं ये वाला काम देते हैं, राइट। साथ में अपन क्या करते हैं यहाँ पे जो सरप्राइज एलिमेंट होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला वो भी अपन क्या करते हैं इनकॉर्पोरेट करते हैं। साथ में देखते हैं क्या नीचे टाइमिंग एक्सटेंड को अपन को क्या करना है चेंज करने की जरूरत वगैरह है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे अपन एंगेजमेंट टीम को ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे है ना एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं। ये काम अपन ज्यादा जो एक्सपर्ट है जो एक्सपीरियंस लेवल वाले होते हैं उनको है ना असाइन करते हैं। यहाँ पे अपन ज्यादा सुपरविजन रखते हैं, राइट। यहाँ पे अपन क्या करते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो ना कंपोनेंट होता है अपन क्या करते हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड अपन देखते हैं क्या जनरल चेंजेस अपन को करना है इन द नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ द ऑडिटर प्रोसीजर। फिर देखिए अपन यहाँ पे क्या देखा था, अगर
स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर कंट्रोल एनवायरमेंट है वो क्या है, इफेक्टिव, राइट, कंट्रोल एनवायरमेंट इफेक्टिव है, राइट, तो उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या कर सकता है, दैट मे अलाउ ऑडिटर टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द इंटरनल कंट्रोल, राइट। अगर कंट्रोल एनवायरमेंट ओवरऑल जो टोन ऑफ द टॉप लेवल पे जो टोन है अगर वो अच्छी है तो उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा रिलायंस प्लेस कर सकता है। इसलिए जो इंटरनली जनरेटेड जो ऑडिट एविडेंस है वो क्या होंगे, ज्यादा रिलायबल होंगे, राइट, दैट विल बी मोर रिलायबल इफ द कंट्रोल एनवायरमेंट इज इफेक्टिव, बराबर। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, क्या है, एग्जर्शन लेवल पे ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट रेस्पॉन्स को डिजाइन करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू असेस द ROMM, राइट। अब देखिए, जब भी अपन अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या करें, डिजाइन करें, जब भी अपन अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करें, उसको डिजाइन करने से पहले ऑडिटर क्या करेगा, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, राइट। उनके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करेगा, जैसे कि किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क थी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, ज्यादा है, कम है, बराबर, क्या वो सिग्निफिकेंट रिस्क थी, क्या रिस्क हाई थी, क्या रिस्क लो थी, राइट, किस टाइप के एडजस्टमेंट्स को अफेक्ट कर रही थी, बराबर। मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ऑडिटर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर करेगा, राइट, क्या मैंने रिस्क को असेस करते वक्त क्या मैंने इंटरनल कंट्रोल पर रिलायंस प्लेस किया था या नहीं किया था, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, एक बार इन सारे फैक्टर्स को क्या करेगा, गो थ्रू करेगा, क्या ऑडिटर ने रिस्क असेस करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए थे, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाइल डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर सेल कंसीडर रीजन फॉर द असेसमेंट, क्या लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट था, क्या ऑडिटर ने इंटर कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस किया था, वहां पे रिस्क कैसी थी, रिस्क ज्यादा थी या सिग्निफिकेंट रिस्क वगैरह थी, राइट। अगर रिस्क ज्यादा थी तो ऑडिटर क्या करेगा, वहां पे और ज्यादा पर्जेजिव ऑडिट एविडेंस क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। अब देखिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीज आती है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीज आती है, एक आती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक आता है सब्सटेंटिव ऑडिटर प्रोसीजर। क्या आता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, राइट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में अगेन दो चीजें आती है, राइट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में अगेन दो चीजें आती है, क्या, एक तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये क्या रहेगा, ऑडिटर का डिस्कशन रहेगा। ऑडिटर देखेगा मेरे को किन प्रोसीजर के थ्रू क्या है, मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, किन प्रोसीजर के थ्रू मैं ना रिस्क जो मैंने असेस की थी उसको मैं क्या कर रहा हूं, एडिक्वेटली एड्रेस कर पा रहा हूं। यहाँ पे ऑडिटर का क्या रहेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। अब देखिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीज आती है, एक तो आती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, अगर अपन ने रिस्क असेस करते वक्त क्या किया था, इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस किया था कि इंटरनल कंट्रोलर सही तरीके से डिजाइन है, इंप्लीमेंटेड है, और ऑडिटर ने एज्यूम किया था कि क्या कर रहा है, वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। ऑडिटर ने क्या किया था, कंट्रोल रिस्क को कम असेस किया था, इसके लिए ऑडिटर ने क्या किया, रिस्क पे ना ओवरऑल जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसका ना इसके ऊपर इफेक्ट किया होगा, राइट। तो अगर ऑडिटर ने रिस्क असेस करते वक्त इंटरनल कंट्रोल को क्या किया था, कंसीडर किया था, राइट। तो ऑडिटर क्या ना ऐसे 330 क्या बोलता है, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उन कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उन कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा, क्या वो कंट्रोल एक्चुअली में इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर ऑडिटर को लगता है उसके जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट, उसके जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है, राइट, वो अलोन आपको है ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकते, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, कंट्रोल्स को टेस्ट करोगे, राइट। ये क्या बोल रहा है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल व्हेन ऑडिटर हैज कंसीडर्ड इंटरनल कंट्रोल व्हाइल असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और the substantive procedure alone cannot provide auditor sufficient appropriate audit evidence. In that case, auditor need to test the controls. And further, higher the reliance placed on the internal control, auditor need to obtain the more persuasive audit evidence. तो एक चीज यहां से समझना कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंडेटरी नहीं है, कुछ सम केसेज में क्या होता है, ये मैंडेटरी होते हैं, एंड बाकी के जो केसेज है वहां पे ऑडिटर का क्या रहेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंस बताए हैं, अगर ये सर्कमस्टेंस है उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स को टेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये बोल रहा है नेचर एंड एक्सटेंट, राइट। तो देखिए, पहले तो आप इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, साथ में आप क्या करोगे, इंक्वायरी भी है ना परफॉर्म करोगे, राइट। आप जाते में आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन वगैरह भी करते हो। यहाँ पे आप देखते हो कि कंट्रोल को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको कौन डिजाइन कर रहा है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से इनको ऑपरेट किया जा रहा है, राइट, एंड द कंसिस्टेंसी विद व्हिच दे आर ऑपरेटेड। अपन क्या करते हैं, मल्टीपल चीजें देखते हैं। इंटर कंट्रोल में अपन एक और चीज देखते थे, क्या, वेदर द इंटरनल कंट्रोल, राइट, दैट इज बीइंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट, इफ दे डिपेंड ऑन द सम अदर कंट्रोल्स, राइट। अगर वो कुछ दूसरे कंट्रोल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, उन दूसरे कंट्रोल्स को भी क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, राइट। जैसे कि मान लीजिए वो जो इंटरनल कंट्रोल पूरी तरीके से क्या है, सोर्स डेटा पे बेसिक है, सोर्स डेटा अगर सही है तो भी आगे कंट्रोल से सही होंगे, राइट। तो जो सोर्स डेटा के रिलेटेड जो दूसरे कंट्रोल से अपन क्या करेंगे, उनको भी चेक करेंगे, बराबर। तो क्या बोल रहा है, auditor shall perform audit procedure in combination with inquiry to obtain audit evidence regarding operating effectiveness of the internal control, including who applied, how they were applied, and the consistency with which they were applied. फिर क्या बोल रहा है, if the internal control depend upon indirect control, right, if yes, whether to obtain audit evidence if of the control, auditor चेक करेगा क्या मुझे इन दूसरे कंट्रोल्स के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, एंड इफ यस, ऑडिटर क्या करेगा, वहां पे भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अभी बोल रहा है टाइमिंग। तो देखिए, टाइमिंग के केस में क्या होता है, ऑडिटर जिस पीरियड के लिए इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या कर रहा है, रिलाई कर रहा है, राइट। ऑडिटर जिस पीरियड के लिए इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलायंस प्लेस कर रहा है, ऑडिटर को क्या करना है, उस पीरियड के लिए क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग क्या करना है, एविडेंस कलेक्ट करने, बराबर। जैसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगर ऑडिटर इस पीरियड के लिए क्या कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे अपने स्पेशल केसेस देखा था, क्या,
एक देखा था अगर इंटरम डेट, मान लीजिए 31 दिसंबर को ऑडिटर क्या कर रहा है, तो कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहा है, बराबर। अगर कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहा है तो ऑडिटर को जो रिमेनिंग 3 मंथ का जो पीरियड है, क्या ऑडिटर को उनके लिए भी एविडेंस कलेक्ट करना है क्या, राइट। तो ऑडिटर को सबसे पहले उसका ना एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कंटिन्यूइंग रेलेवेंस। जो मैंने 31 दिसंबर को जो एविडेंस कलेक्ट किए थे, राइट, क्या उस समय जो सर्कमस्टेंस थे और जो 31 मार्च को जो सर्कमस्टेंस है, क्या उसमें कोई चेंजेस आए हैं क्या, राइट। क्या मेरे 31 दिसंबर वाले एविडेंस क्या अभी भी रेलेवेंट है या नहीं। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करना पड़ेगा, क्या वो अभी भी रेलेवेंट है, राइट। अगर सपोज मान लीजिए कोई चेंजेस आए, अगर कोई चेंजेस आए तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेंगे, फिर से कंट्रोल्स को है ना उसके जो चेंजेस वाले जो पार्ट है उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, फिर से नया एविडेंस कलेक्ट करेगा। क्या बोल रहा है ऑडिटर का इंटीम डेट पर ऑडिटर ने क्या किया है, एविडेंस कलेक्ट किया है, तो ऑडिटर देखेगा क्या उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। अगर हुए हैं, राइट, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके लिए नया ना ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा। और जो रिमेनिंग पीरियड है, राइट, मान लीजिए सबसे पहले अपन ये केस देखते हैं क्या कोई है ना अभी भी रेलेवेंट है या नहीं। रेलेवेंट है, राइट, तो ऑडिटर देखेगा क्या मेरा जो पुराने वाले जो एविडेंस थे क्या वो अभी भी रेलेवेंट है या नहीं। अगर है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको यूज करेगा। अगर कोई चेंजेस आए हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, फिर से टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा और नया ऑडिट एविडेंस क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, पर्टिकुलरली विद द सर्कमस्टेंसेस दैट वर चेंज्ड। अब यहीं पे एक स्पेशल केस था क्या, प्रीवियस ऑडिट वाला। क्या है प्रीवियस ऑडिट वाला, मतलब पिछले साल भी ऑडिट क्या करी थी, हमने करी थी। पिछले साल ऑडिट क्या करी थी, हमने करी थी, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, अगर पिछले साल ऑडिट आपने करी थी तो जो पिछले साल ऑडिट जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग आपने जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए थे, क्या आप करंट पीरियड में उन एविडेंस को यूज कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिटरमाइन है, राइट। सबसे पहले एक जो कॉमन चीज थी अपन को क्या चेक करना है, कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, बराबर। मतलब जो पिछले साल का जो ऑडिट एविडेंस है, क्या ये मेरे करंट पीरियड के लिए भी रेलेवेंट है या नहीं। सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करना है, क्या वो उसका कंटिन्यूइंग रेलेवेंस, बराबर। अगर वो रेलेवेंट है तभी ऑडिटर क्या कर सकता है, उन एविडेंस को यूज कर सकता है, बराबर। अब इसमें जो मेजर चीज क्या थी, ऑडिटर चेक करता है कि कोई सर्कमस्टेंस चेंज वगैरह हुए है या नहीं हुए, राइट। पिछले साल जो हमने ऑडिट की थी और जो हम इस साल ऑडिट कर रहे हैं, राइट, क्या वेदर ड्यूरिंग सच टाइम वेदर देयर हैज बीन एनी चेंज इन द सर्कमस्टेंसेज और नॉट। अगर कोई चेंजेस हुआ है तो ऑडिटर क्या करेगा, कंट्रोल्स को करंट पीरियड में टेस्ट करेगा। चेंजेस जैसे कि अपने कुछ सर्कमस्टेंसेस देखे, जैसे कि डेफिशिएंट कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल, या फिर चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस, या फिर सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट इन द इंटरनल कंट्रोल्स, राइट। तो अपने कुछ सर्कमस्टेंसेस देखे थे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, उस केस में आपको क्या करना है, करंट पीरियड में क्या करना है, कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, राइट। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आप क्या करोगे, करंट पीरियड में क्या करोगे, कंट्रोल्स को टेस्ट करोगे, राइट। और नहीं तो भी आपको क्या करना है, देखना है कि उसका कंटिन्यूइंग रेलेवेंस है या नहीं है। अगर आप एस्टैब्लिश कर पाते हो कि यार जो मेरे पिछले साल जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे वो आज भी क्या है, रेलेवेंट है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, राइट। पर ध्यान रखना इसमें है ना दो इंपॉर्टेंट चेंजेस थी। क्या था, एक तो ये वाला, आपको यू शुड टेस्ट कंट्रोल इन एवरी थर्ड ऑडिट, राइट। एवरी थर्ड ऑडिट मतलब मान लीजिए मैं इस साल ऑडिट कर रहा हूँ, पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल मैंने क्या किया था, कंट्रोल्स को टेस्ट किया था, बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए सर्कमस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, अभी भी सारी चीजें क्या है, रेलेवेंट है, तो क्या कर सकता हूँ, पिछले साल भी मैं यूज कर सकता था, इस साल भी यूज कर सकता था, बराबर। पर अब नेक्स्ट ईयर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट। नेक्स्ट ईयर में यूज नहीं कर पाऊंगा, बराबर। ये क्या बोल रहा है, यू शुड टेस्ट कंट्रोल इन एवरी थर्ड ऑडिट एंड सम कंट्रोल इन एवरी ऑडिट, राइट। आप सारे साल पहले एविडेंस पिछले वाले यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ कंट्रोल्स तो क्या करने पड़ेंगे, इस साल है ना टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। कुछ कंट्रोल रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, पिछले वाले ऑडिट एविडेंस से यूज कर सकते हो। पर ध्यान रखना इसका एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यू शुड टेस्ट कंट्रोल इन एवरी थर्ड ऑडिट, बराबर। अगर कोई चेंजेस नहीं भी हुआ है, टेस्ट कंट्रोल वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट, राइट, एंड सम इन द करंट पीरियड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कंट्रोल्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। अपन क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट रिस्क होती है तो अपन उसको सबसे पहले असेस करते हैं विदाउट कंसीडरिंग ऑफ द कंट्रोल, बराबर। एक इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर अपन क्या किया, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क अपन असेस करते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो उससे रिलेटेड ऑडिटर क्या करता है, जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेता है, बराबर। अभी स्टैंडर्ड आगे क्या बोलता है, जो कंट्रोल्स है विद रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट रिस्क, ऑडिटर क्या आपको क्या करना है, उसको करंट पीरियड में टेस्ट करना है, राइट। आपको क्या करना है, उसको करंट पीरियड में टेस्ट करना है, बराबर। कंट्रोल्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। अब आपने क्या किया है, आपने सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए, प्रोसीजर परफॉर्म किए, तो लास्ट में आप क्या करोगे, आप चेक करोगे क्या मेरे जो इंटरनल कंट्रोल है इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। क्या इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या मेरे जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किए थे, अगर उन्होंने कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है, देन वेदर दे इंडिकेट दैट वेदर देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल और नॉट, राइट। क्या वो इंडिकेट कर रहे हैं, क्या ओपन जो इंटरनल कंट्रोल है क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे, राइट। सबसे पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा। पर ध्यान रखना, अगर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। या अगर वो कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, देन दैट्स इंडिकेशन कि है ना इंटरनल कंट्रोल हो सकता है इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे हो। एंड सपोज अगर आपको क्या मिलते हैं, डेविएशन मिलता है, राइट। अगर आपको क्या मिलता है, कोई डेविएशन मिलता है, तो उस केस में ऑडिटर चेक करेगा क्या जो मेरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, क्या उन्होंने मुझे रिलायबल ऑडिट एविडेंस दिए हैं या नहीं दिए, क्या है ना उसका मेरे दूसरे ऑडिट एस्पेक्ट पे क्या इफेक्ट है, क्या मुझे फिर से सारी चीजें रीअसेस करनी पड़ेगी, और मुझे क्या सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या करने पड़ेंगे, डिजाइन परफॉर्म करने पड़ेंगे इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, राइट। अपन ये वाला पॉइंट भी अपने डिस्कस कर दिया। अब अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं कौन सा इंपॉर्टेंट चीज, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। कौन सा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, irrespective of the assessed ROMM, ऑडिटर नीड टू परफॉर्म सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। मतलब आपकी ROMM लो है, हाई है, नहीं है, कुछ भी है, राइट। irrespective of the assessed ROMM, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर एज the assessed ROMM is judgmental and there is an inherent limitation with respect to the internal control. इंटरनल कंट्रोल की भी क्या होती है, अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन वगैरह होती है, इसीलिए ध्यान रखना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना क्या है, मैंडेटरी है, वेदर रिस्क इज लो और हाई।
अभी क्या बोला है, सब्स्टेंटिव प्रोसीजर में तीन चीज आती है, दो चीज आती है बेसिकली। पहला तो एक तो एनालिटिकल प्रोसीजर, दूसरा आता है टेस्ट ऑफ डिटेल। एंड ऑडिटर क्या कर सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे क्या रहता है, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट रहता है, बराबर। ऑडिटर को देखना है कि मुझे किस बेसिस पे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, बराबर। अभी क्या बोल रहा है, अगर ऑडिटर एक्शनल कंफर्मेशन परफॉर्म करना चाहता है एज अ सब्स्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर चेक करेगा, राइट, जो मेरी कंफर्मिंग पार्टी है, थर्ड पार्टी है, क्या मुझे उसको है ना उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का नॉलेज है, राइट। ऑडिटर साथ में उसकी क्या करेगा, एबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को भी क्या करेगा, कंसीडर करेगा, राइट। क्या वो रिप्लाई कर सकता है, साथ में ऑडिटर क्या करेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कंसीडर करेगा, क्या वहां पे बायसनेस वगैरह हो सकती है, क्या मुझे वहां से उस सोर्स से क्या मुझे रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बराबर। फिर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, auditor need to perform a audit procedure with regarding to financial statement closing process, right? Auditor shall perform substantive audit procedure with respect to the financial statement closing process. ये सिमिलर चीज अपन ऐसे 240 में भी देखी थी, सिमिलर चीज अपन ऐसे 240 में भी देखी थी, राइट। व्हेन वी वर कंसिडरिंग द मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, राइट, जो मटेरियल जनरल एंट्री पास होती है एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करता है, उसको स्पेसिफिकली चेक करता है, राइट। क्या वहां पे कोई ना ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो नहीं है बाय द मैनेजमेंट, राइट, क्या वो सही तरीके से पास करी गई है नहीं करी गई है, राइट। साथ में ऑडिटर क्या करता है, उनको रिकंसिल करता है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में, क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में। अगर ऑडिटर ने क्या है, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क क्या करी है, आइडेंटिफाई असेस करी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको स्पेसिफिकली क्या करेगा ना, रेस्पॉन्ड करेगा। इसलिए देखिए मैंने आपको हमेशा बोला कि सिग्निफिकेंट रिस्क होती है तो नॉर्मली आपको है ना उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि है ना ये फ्रॉड वाला केस हो गया, लॉ एंड रेगुलेशन वाला केस हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वाले हो गए, राइट। तो ये जो ऐसी चीजें हैं वहां पे आपको है ना नॉर्मली उसके रिगार्डिंग आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। दूसरे स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिकली चीज बोल रहा है क्या, कि अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सब्स्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो विद रेलेवेंट टू सिग्निफिकेंट रिस्क, देन टेस्ट ऑफ डिटेल इज मैंडेटरी, देन टेस्ट ऑफ डिटेल इज मैंडेटरी। फिर अगेन बात कर रहा है किसकी, टाइमिंग ऑफ अ सब्स्टेंटिव ऑडिटर प्रोसीजर, टाइमिंग ऑफ सब्स्टेंटिव ऑडिटर प्रोसीजर। अगर आपने क्या किया है, इंटरिम डेट पे क्या किया है, आपने एविडेंस कलेक्ट किया है, तो बात आती है रिमेनिंग पीरियड के लिए आपको क्या करना है। तो या तो आप रिमेनिंग पीरियड के लिए क्या करोगे, आप और है ना सब्स्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, राइट। या तो आप ये करोगे, या फिर अगर आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ही क्या है, सॉरी सब्स्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ही क्या है, रेलेवेंट है, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको अगेन उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है। फिर ये क्या बोल रहा है, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो, क्या करते हो, कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं थी, राइट, जिसके रिगार्डिंग आपने रिस्क असेसमेंट नहीं करी थी, और आपको क्या हो रहा है, आपको उस एरिया में आपको क्या मिल रही है, मिस स्टेटमेंट मिल रही है। तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर से आपने अपनी जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आप क्या करोगे, उसको असेस करोगे, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे क्या करोगे, इसका इफेक्ट देखोगे, साथ में आप देखोगे जो मेरे जो प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स थे मुझे उसमें है ना क्या चेंजेस करने हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद क्या था, ऑडिटर क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इस टाइप का रेफरेंस अपन ऐसे 299 में भी देखा था, राइट। ऑडिटर को हमेशा चेक करना होता है कि जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या वो एज पर एएफआरएफ है या नहीं। एंड लास्ट में क्या है, ऑडिटर चेक करेगा क्या ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले है या नहीं मिले, बराबर। अब देखिए ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या मिले नहीं मिले, उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, फिर से रिस्क को है ना कंसीडर करेगा, जो मैंने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो कंक्लूजन फ्रेम किया था क्या ये अभी भी एप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। अगर वो एप्रोप्रिएट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसमें ना एडजस्टमेंट करेगा, बराबर। और उसके बाद ऑडिटर देखेगा क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले है या नहीं मिले, बराबर। अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर उसके बाद भी अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। एंड ध्यान रखना यहाँ पे ऑडिटर, ध्यान रखना ऑफ कोर्स ऑडिटर क्या करना है, ऐसे 260 के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, पहले टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन वगैरह भी करेगा, राइट। इसके साथ अपना पूरा होता है ऐसे 330। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, राइट। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं ऐसे 265। सबसे पहले अपन देखते हैं उनका स्कोप। तो देखिए ऐसे 265 में आपने क्लियरली देखा था, ऐसे 265 सिर्फ ऑडिटर पे कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है विद रेस्पेक्ट टू डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, राइट। ऐसे 265 बताता है कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स है जो आपको क्या करना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी वर्कर को डिस्कस करना चाहिए, या फिर आप क्या क्या फैक्टर कंसीडर करोगे व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट और नॉट, बराबर। साथ में ध्यान रखना ऐसे 265 क्लियरली बोलता है कि ये आपको कहीं भी इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता है। देखिए ऐसे 315 ऐसे 330 के अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके एडिशन में ऐसे 265 कोई भी एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं डालता है, राइट। देखिए क्या बोल रहे हैं ऐसे 265 कम्युनिकेट ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिटर बाय ऑडिटर टू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। अब ये देखिए स्टैंडर्ड बोलता है ओनली कम्युनिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल ओवर एंड अबव ऐसे 315 एंड ऐसे 330।
अब देखिए अपन इंटरनल कंट्रोल एक तो रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर करते हैं, इसलिए उसको असेस करते हैं, साथ में अगर अपन उन पे रिलाई करते हैं तभी अपन क्या करते हैं उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह करते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है, राइट। 7वें स्टैंडर्ड बोलता है दिस ऐसे स्पेसिफाई व्हिच आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी तो इट इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, मतलब सारी डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। अपन यहाँ पे चीज डिस्कस की थी, अगर डेफिशिएंसी मिलती है तो इट देखता है क्या वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, राइट, क्या वो टीसीडब्ल्यूजी के लिए सफिशिएंट इंपॉर्टेंस के लिए है, राइट। अगर वो है तभी अपन क्या करते हैं उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, टू कम्युनिकेट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड एंड विच आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू द मेरिट ऑफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। तो अपन क्या करते हैं उसको उन मैटर्स को टीसीडब्ल्यूजी वगैरह के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब अपन यहाँ पे देखा था डेफिशिएंसी क्या होती है, तो अपन देखिए डेफिशिएंसी में देखा था या तो कंट्रोल क्या है एब्सेंट है, मिसिंग है, या फिर अगर है तो वो क्या है इनइफेक्टिव है, राइट है। या तो कंट्रोल क्या है मिसिंग है, या फिर कंट्रोल क्या है इनइफेक्टिव है, या तो मतलब रिस्क को आना प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो गई है तो उसको डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल या तो क्या है इनइफेक्टिव है या फिर क्या है मिसिंग है, तो उसको क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी, उसको क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब ऑडिटर क्या करता है देखता है वो जो डेफिशिएंसी है क्या वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, बराबर। मतलब ऑडिटर सारी डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट नहीं करेगा, वही डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करेगा जो ऑडिटर को क्या लग रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, राइट। तो देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा डिटरमाइन करेगा कि वेदर द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड और नॉट। जब ऑडिटर ने ऐसे 315 और 330 के अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किएंगे तो ऑडिटर को क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई डेफिशिएंसी मिली है या नहीं मिली। ओके, अगर मिली है तो ऑडिटर देखेगा क्या वो सिग्निफिकेंट है, राइट। ऑडिटर देखेगा क्या वो सिग्निफिकेंट है, अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, राइट, अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो ऑडिटर क्या करेगा उसको राइटिंग में क्या करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेगा। एज इट इज सिग्निफिकेंट तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए टाइमली बेसिस पे टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, बराबर। अब अपने यहाँ पे क्या देखा था अपन जो मैटर टीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेट करने वाले हैं, अपन क्या करेंगे उन मैटर्स को मैनेजमेंट के साथ भी क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे अनलेस इट इज इनएप्रोप्रिएट। अगर इनएप्रोप्रिएट है तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अदरवाइज अपन क्या करेंगे मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। या फिर कोई ऐसी अदर डेफिशिएंसी है जो मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए और जो मैनेजमेंट को पता नहीं है कम्युनिकेट नहीं करी गई है, तो अपन क्या करेंगे उन अदर डेफिशिएंसी को भी क्या करेंगे मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बराबर। अब अपन को अपने देखा था कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट। जब भी अपन कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले अपन बताएंगे टाइप ऑफ द डेफिशिएंसी, डिस्क्रिप्शन देखिए डेफिशिएंसी किस टाइप की डेफिशिएंसी है, राइट, उसका क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है, किस तरीके से बिजनेस को रिस्क पहुंचा रही है, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट उसके कारण हो सकता है, बराबर। साथ में है ना ऑडिटर कुछ चीजें और एक्सप्लेन करेगा, क्या ऑडिटर बताएगा कि देखिए हमारी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, हमको ऑडिट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। हमारा कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है, हमने सिर्फ वही इंटरनल कंट्रोल कंसीडर किए हैं दैट वर रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, हमने सारे इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर नहीं किया, राइट। अब हमने जो डेफिशिएंसी आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, हम वही डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर रहे हैं जो हमको क्या लग रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है ऑडिटर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी बताएगा, दूसरा बताएगा उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, फिर ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा कि पर्पस ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट ऑन द इंटरनल कंट्रोल, बराबर। और ऑडिटर बताएगा हमने सिर्फ इंटरनल कंट्रोल को फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है कंसीडर किया है एंड नॉट फॉर द एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल। साथ में ऑडिटर बताएगा ये जो मैटर जो हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं ये वही मैटर है जो हमको क्या लगता है सिग्निफिकेंट है, बराबर। तो यहाँ पे अपना ऐसे 265 मेजरली कंप्लीट होता है, बस अपने एक चीज देखने के लिए बाकी है क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए हुए, तो ऑडिटर कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे क्या करता है डिसाइड करता है कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। जैसे कि क्या उसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट, क्या उस डेफिशिएंसी के कारण फ्रॉड वगैरह हो सकता है, राइट। साथ में जिस रिस्क रिलेटेड है वहां पे नेचर है ना अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, राइट, साथ में वहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह कितना है, बराबर। तो ऑडिटर क्या करता है कुछ फैक्टर्स कंसीडर करता है जैसे कि क्या उसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, क्या उसके कारण फ्रॉड वगैरह हो सकता है, राइट। वहां पे ऑडिटर देखेगा सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अगर एस्टिमेशन रिलेटेड कंट्रोल है तो ऑडिटर क्या करेगा वहां पे सब्जेक्टिविटी कॉम्प्लेक्सिटी देखेगा, साथ में देखेगा क्या वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह है, राइट। साथ में ऑडिटर देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू सच अ डेफिशिएंसी एंड साथ में ऑडिटर देखेगा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी इन सच अ डेफिशिएंसी, बराबर। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे। अब अपन को कुछ इंडिकेशन कुछ सर्कमस्टेंस भी दिए थे, राइट, जो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होते हैं, जैसे कि डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट या फिर एंटिटी का जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो क्या है एब्सेंट है जबकि वो होना चाहिए था, या फिर वो है पर वो क्या है इनइफेक्टिव है, बराबर। या फिर ऐसी कोई एरर वगैरह थी जो ऑडिट प्रोसीजर ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया पर कंट्रोल उसको आइडेंटिफाई करने में या फिर उसको प्रिवेंट डिटेक्ट करने में क्या हो गया फेल हो गया, बराबर। या फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा है सिग्निफिकेंट रिस्क रिगार्डिंग क्या कर रहा है एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स डिजाइन नहीं कर रहा है, तो ये क्या होती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। देखिए इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट, ineffective risk assessment process, absent of the risk assessment process, ineffective response to the significant risk, misstatement identified by auditor, failed to identify by the internal control, ये क्या होती है significant deficiency, right। तो इसी के साथ अपना पूरा होता है ऐसे 265। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, कौन सा, ऐसे 450।
इवेल्यूशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। ऑफ कोर्स जो हमारा जो स्टडी मटेरियल का जो स्कोप था हमेशा से, उसके अकॉर्डिंग सारे ही स्टैंडर्ड अपने सिलेबस में है, बट रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इस स्टैंडर्ड को फिर से अपने स्टडी मटेरियल में क्या क्या है इंक्लूड किया है। और ये करना भी चाहिए था, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर ऑडिट चेन, बराबर। इसके बिना ऑडिट क्या है अधूरी है, सारे ही एस्पेक्ट क्या हो जाते हैं ऑडिट के अधूरे हो जाते हैं। सबसे अपन क्या करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, मटेरियलिटी सेटअप करते थे, राइट, एविडेंस कलेक्ट करते थे। अब अपन देखते थे अगर अपन को मिसस्टेटमेंट मिलती थी तो अपन क्या देखते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं है। तो कैसे देखते थे, उसमें कौन गाइड करता है, ऐसे 450, राइट। ऑडिटर जब इवेल्यूएट करता है मिसस्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर उसको किस तरीके से इवेल्यूएट करेगा, क्या क्या चीजें कंसीडर करेगा, ये कौन बताता है, ऐसे 450, राइट। अपन ने एक और चीज देखी थी ऐसे 320 में, क्या ऐसे 320 अपन को बताता है कि मटेरियल किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, किस तरीके से आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, बराबर। अब मटेरियलिटी को आइडेंटिफाई करने डिटरमाइन करने में क्या करता है, ऐसे 320 है ना हेल्प करता है। उसका एप्लीकेशन कौन बताता है, ऐसे 450, राइट, कि किस तरीके से आप उसको है ना डिटरमाइन करोगे व्हाइल इवैल्यूएटिंग द मिसस्टेटमेंट, बराबर। दूसरा अपन ने देखा था जब भी ऐसे 450 अपन देखते हैं तो उसके साथ अपन क्या करते हैं, ऐसे 700 ऐसे 705 को भी अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, बराबर। अब देखिए ऑडिटर का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है, राइट, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट। जब भी ऑडिट क्या करता है, मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करता है तो ऑडिट क्या करता है, उसका इंपैक्ट देखता है कहां पे, उसकी ऑडिट पे, बराबर। दूसरा, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई होगी तो ऑडिटर ने क्या किया होगा, उसको करेक्ट करने का बोला होगा। अगर करेक्ट करी होगी तो ऑल्दो वेल एंड गुड, ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑफ कोर्स। एंड अगर करेक्ट नहीं करेगी, मतलब क्या है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, क्या है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका इंपैक्ट देखेगा किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या उसका मटेरियल इफेक्ट है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल मिसस्टेटेड कर रही है क्या। अगर कर रही होती है तो ऑडिटर क्या करता है, उसका इंपैक्ट कहां देखता है, अपने ओपिनियन पे देखता है कि मुझे इस केस में क्या ओपिनियन एक्सप्रेस होकर करना चाहिए, बराबर। अभी स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है। अब ये अपन ऑब्जेक्टिव देखे इससे पहले कुछ नई चीजें फिर से स्टैंडर्ड में है ना एक्स्ट्रा इंक्लूड करी गई है। ऑफ कोर्स हमेशा से थी, पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ऑफ कोर्स इसको इंक्लूड किया तो चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पहला तो इंस्टीट्यूट ने बताया था कि मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकती है, बहुत सारे एग्जांपल है, राइट। सिंपल क्या है, एएफआरएफ जो अमाउंट रिकॉर्ड करने का बोल रहा है, फिर जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देने का बोल रहा है, क्लासिफिकेशन देने को बोल रहा है, राइट। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे कंप्लाई नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। हो सकता है या तो आप डेटा को गलत प्रोसेस कर रहे हो, या फिर गलत डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, राइट, या फिर आप किसी ट्रांजेक्शन को ओमिट कर गए, या फिर उसको रिकॉर्ड करना आप भूल गए, दैट इज एरर वगैरह, या फिर फ्रॉड के कारण भी मिसस्टेटमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर आपने क्या गलत एस्टिमेट ले लिया, राइट। आपने कुछ सर्कमस्टेंस को कंसीडर करना आप क्या करके भूल गए, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन को आपने क्या ओवरलुक कर दिया, राइट, दैट इज द जजमेंट टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। या फिर कुछ ऐसे मिसस्टेटमेंट, कुछ ऐसे एस्टिमेट जो ऑडिटर को क्या लग रहे हैं, अनरीजनेबल लग रहे हैं, राइट। ये सब क्या होती है, मिसस्टेटमेंट होती है। अब देखिए स्टैंडर्ड सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव अपने देख लिया, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, मिसस्टेटमेंट को जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है उसका क्या इफेक्ट क्या देखेगा, ऑडिट पे अपना इफेक्ट देखेगा। दूसरा, अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका इंपैक्ट देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सबसे पहले आपने जितने भी मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, आप क्या करोगे, उसको एक्यूमुलेट करोगे, अदर देन दोज आर क्लियरली ट्राइबल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको एक्यूमुलेट करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसका कंसीडरेशन, राइट, कंसीडरेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। मतलब ये क्या है, हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड है। फिर अगर मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई होगी तो हमने क्या उसको कम्युनिकेट करने का बोला होगा, राइट। अगर उसको कम्युनिकेट नहीं, अगर उसको करेक्ट नहीं किया, राइट, तो हमने मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेट करिएगा, उसको करेक्ट नहीं किया है, राइट, दैट इज द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो अपन क्या करेंगे, उसका इफेक्ट एनालाइज करेंगे, राइट। फिर ऑफ कोर्स उसका ना इफेक्ट कहां जाता है, हमारे ओपिनियन वगैरह पे जाता है। तो ऐसे 260 क्या बोलता है, बिफोर मॉडिफाइंग योर ओपिनियन, राइट, यू शुड कम्युनिकेट मैटर सच मैटर विद द टीसीडब्ल्यूजी, राइट। उसी की बात कर रहा है और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की बात और कर रहा है। लास्ट में क्या एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपने ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट मानी जो क्या है क्लियरली ट्राइबल वगैरह है, राइट, जिसका एडजस्टमेंट करना आपने जरूरी नहीं समझा, तो ऑडिटर क्या करता है, उसके रिगार्डिंग भी क्या करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है। एंड लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या बोल रहा है कि जो भी आपने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको एक्यूमुलेट करोगे, अदर देन दोज आर क्लियरली ट्राइबल। देखिए अपन मटेरियलिटी लेवल में इसको डिस्कस किया था, क्लियरली ट्राइबल अपन एग्जांपल लिया था 5% या फिर 3% ऑफ द ओवरऑल मटेरियलिटी, बराबर। उसको क्या बोलते हैं, क्लियरली ट्राइबल, जिसको मतलब अपन को आगे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अपन उसको क्या करते हैं, इस टाइप की मिसस्टेटमेंट को वहीं पे ड्रॉप कर लेता है, राइट। अपन उसको है ना बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, अपन उसको है ना इग्नोर मारते थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था, राइट, जब भी आप क्लियरली ट्राइबल लेवल को कंसीडर करते हो, अपन उसमें बहुत सारी चीजें कंसीडर करते हैं, साइज वगैरह, राइट, रिक्वायरमेंट ऑफ द एएफआरएफ। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे अगर आपको लगता है, राइट, कंफ्यूजन वाला कि ये क्लियरली ट्राइबल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन है तो ध्यान रखना आप उसको क्लियरली ट्राइबल में इंक्लूड नहीं करोगे। अब यहाँ पे जो नई चीज इंक्लूड करी गई थी, इसमें क्या इंक्लूड किया गया था, एक तो इंक्लूड किया गया था फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, राइट, एक इसमें इंक्लूड किया गया था जजमेंटल मिसस्टेटमेंट और एक किया गया था प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये क्या बोलता है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट, राइट। इससे क्या होता है, वो है ना और बेटर इवैल्यूएशन कर पाता है, राइट। फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट जहां पे कोई भी डाउट नहीं है, ए5 की रिक्वायरमेंट क्लियर है, बराबर। साथ में जो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया है वो भी बहुत क्लियर है, किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी नहीं है, ऑडिटर के पास क्लियर एविडेंस है कि ये क्या है, मिसस्टेटमेंट। उसको क्या बोलते हैं, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट। दूसरा क्या है, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट, मतलब मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू द एस्टिमेट्स, बराबर। वो क्या होती है, जजमेंट रिलेटेड मिसस्टेटमेंट होती है। तीसरा क्या है, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर जो सैंपलिंग प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो ऑडिटर क्या करता है, कुछ सैंपल पे ना ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अगर ऑडिटर को वहां पे मिसस्टेटमेंट मिलती है तो ऑडिटर क्या करता है, उसको पूरे पॉपुलेशन पे क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, बराबर।
अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट केस, अगर आपने क्या क्या सारा एक्यूमुलेट वगैरह कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे, कंसीडरेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। क्या है कंसीडरेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट? अपन क्या करते हैं इसमें बहुत सारी चीजें कंसीडर करते हैं। पहला तो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, दूसरा अपन एक चीज डिस्कस करी थी, ध्यान रखना मिस स्टेटमेंट ना आइसोलेशन में नहीं होती है, वो दूसरे एक्सपेक्ट को भी क्या करती है इंपैक्ट करती है। तो ऑडिटर देखेगा क्या दूसरी है ना मिस स्टेटमेंट हो सकती है, क्या वो मटेरियल हो सकती है, और है तो क्या उस पर ना क्या इंपैक्ट वगैरह है। ऑडिटर क्या करता है सबसे पहले देखता है नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, किन एडजस्टमेंट्स को इंपैक्ट करी है, किन है ना इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, राइट। क्या मैंने यहाँ पे इस एरिया में पहले क्या मैंने मिस स्टेटमेंट को है ना आइडेंटिफाई किया था या नहीं किया था। ऑडिटर क्या करता है बहुत सारी चीजें कंसीडर करता है, उसके बेसिस पर ऑडिटर देखता है, राइट। ऑडिटर साथ में देखता है, राइट, ये जो नई मिस स्टेटमेंट आई है क्या मुझे इसके कारण मेरे को मेरी जो मटेरियलिटी थी क्या उसको मुझे फिर से रिएसेस करने की जरूरत है या नहीं, राइट। इन सबके बेसिस पर ऑडिटर देखता है मुझे अपने ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर जो मैंने जो प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बना है, राइट, उसमें मुझे क्या चेंजेस करने की जरूरत है। देखिए क्या बोल रहा है ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर मिस स्टेटमेंट में एग्जिस्ट एंड कैन बी मटेरियल, बराबर। जैसे कि अगर सेल्स रिलेटेड कोई मिस स्टेटमेंट है ऑफकोर्स हो सकती है, तो हो सकता है उसका इफेक्ट डाटा वगैरह पे भी हो, बराबर। तो क्या बोल रहा है जो मिस स्टेटमेंट होती है वो है ना आइसोलेशन में नहीं होती है, वो दूसरे है ना चीजों को भी क्या करती है इंपैक्ट करती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटरलेटेड इंटरडिपेंडेंट ऑन द अदर आइटम्स टू, बराबर। जैसे कि मान लीजिए मैनेजमेंट ने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया था, राइट, तो वहाँ पे क्या था कोई ओमिशन वगैरह था, तो वहाँ पे हो सकता है मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी पे हो, राइट। साथ में इंटरनल कंट्रोल क्यों फेल हो गया उसका, तो मतलब हो सकता है मैंने इंटरनल कंट्रोल वहाँ पे इफेक्टिव माना था, राइट, तो हो सकता है इंटरनल कंट्रोल वो इफेक्टिव नहीं हो, बराबर। ऐसे 330 याद है। तो ये क्या ऑडिटर देखता है क्या मुझे इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या वहाँ पे मटेरियल वीकनेस को भी रिपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। तो ऑडिटर क्या करता है बहुत सारी चीजों को कंसीडर करता है। साथ में ऑडिटर देखता है जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है क्या वो मटेरियलिटी को अप्रोच कर रही है क्या, राइट। देखिए इनिशियली अपन क्या करते हैं मटेरियलिटी को जो सेट करते हैं, राइट, वो है ना एक्सपेक्टेशन बेसिस पे, राइट, प्लानिंग बेसिस पे क्या करते हैं मटेरियलिटी सेट करते हैं। जैसे से नए नए इवेंट ट्रांजैक्शन होते हैं अपन क्या करते हैं उसके बेसिस पे फिर से मटेरियलिटी को क्या करते हैं रीअसेस करते हैं। फिर ऑडिटर क्या किया होगा मिस स्टेटमेंट को कम्युनिकेट किया होगा विद द मैनेजमेंट, आपने ऑडिटर ने क्या किया होगा उसको करेक्ट करने का बोला होगा। ऑडिटर चेक करेगा क्या उन्होंने करेक्ट किया है या नहीं किया, अगर करेक्ट किया होता तो ऑडिटर क्या करता है उसको चेक करता है, बराबर। साथ में ऑडिटर देखता है क्या दूसरी मिस स्टेटमेंट है, अगर है तो ऑडिटर देखता है क्या उनको भी करेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। ऑडिटर इन सबके बेसिस पे देखेगा क्या मुझे अपने ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, साथ में जो अदर प्लान फर्दर प्रोसीजर्स है उसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, बराबर। अब ऑडिटर क्या किया होगा, अगर ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिली होगी तो ऑडिटर क्या करेगा उसको कम्युनिकेट करेगा विद द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू करेक्ट देम। मिस स्टेटमेंट मिली है तो ऑडिटर ने क्या बोला होगा मैनेजमेंट को आप क्या करिए इसको करेक्ट करिए। अगर करेक्ट करती है तो वेल एंड गुड, अगर करेक्ट नहीं करती है तो ऑडिटर क्या करेगा सबसे पहले उनके रीजंस देखेगा, रीजंस फॉर द नॉट करेक्टिंग, बराबर। और रीजंस जो मैनेजमेंट देते हैं जो जस्टिफिकेशन देते हैं दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाइल असेसिंग इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू, ये मटेरियल है या नहीं है, राइट। और दूसरे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इसका क्या इफेक्ट है, राइट। ये जो रीजंस होते हैं ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बराबर। साथ में देखते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे क्या इफेक्ट है, राइट, फ्रॉड रिस्क पे क्या इफेक्ट है, मेरे को अपने 90 ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, साथ में जो रिलायबिलिटी ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है इस पे भी क्या होता है उसका इफेक्ट जाता है। ये क्या बोल रहा है कंसीडर दीज रीजंस व्हेन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। अभी क्या बोल रहा है इवेल्युएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट करेक्ट कर दी होती तो वेल एंड गुड, अब अगर करेक्ट नहीं करेंगे, राइट, तो अब क्या होगी वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर क्या है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर क्या करता है उसका इंपैक्ट किस पे दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, राइट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके कारण मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके कारण मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं है, बराबर। तो सबसे पहले देखेगा क्या मेरी अभी भी मटेरियलिटी एडिक्वेट है या नहीं है, या फिर मुझे क्या करना है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। जैसे कि अपन एक सेल्स वाला एग्जांपल देखा था, राइट। फिर क्या बोल रहा है मटेरियलिटी को कंसीडर करते हुए क्या ये मटेरियल है या नहीं, तो आप क्या क्या चीजें कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले जो ऑडिट मटेरियलिटी आपने सेटअप करी ऑफकोर्स आप क्या करोगे उसको कंसीडर करोगे। दूसरा आप देखोगे नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टेंस इन व्हिच देयर इज अ मिसस्टेटमेंट फॉर ऑकर्ड, राइट। इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वेदर दे आर रिलेटेड विद एनी फ्रॉड फैक्टर्स और वेदर दे आर रिलेटेड एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह, या फिर क्या वो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर से रिलेटेड है या वो किससे रिलेटेड, नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट एंड द साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टेंस इन व्हिच दे वर ऑकर्ड, राइट। साथ में देखता है क्या ये कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहां पे मैंने मिसस्टेटमेंट को कंसीडर वगैरह नहीं किया था, राइट। ऑडिटर क्या करता है बहुत सारी चीजों को कंसीडर करता है। साथ में प्रायर पीरियड की जो मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर क्या करता है उनको भी कंसीडर करता है, क्योंकि देखिए काफी बार क्या तो प्रायर पीरियड वाली जो मिसस्टेटमेंट हो सकता है पिछले साल वो रेलेवेंट नहीं हो, राइट, बट ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टेंस हो सकता है वो मिसस्टेटमेंट इस साल क्या हो रेलेवेंट हो। तो ऑडिटर क्या करता है ऑडिटर देखता है प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट वगैरह को भी देखता है व्हाइल असेसिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ऑडिटर क्या करेगा कम्युनिकेटिंग सच अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट विद द टीसीडब्ल्यूजी। देखिए अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का अगर मटेरियल है तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा हमारे ओपिनियन पे जाएगा। अपन ओपिनियन मॉडिफाई करें इससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स एज पर एस 260 अपन क्या करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है ऑडिटर सबसे पहले तो अपने ओपिनियन के रिगार्डिंग बताएगा उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। साथ में ऑडिटर जितनी भी इंडिविजुअली मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर क्या करेगा उसको इंडिविजुअली कम्युनिकेट करेगा, साथ में उसका इफेक्ट वगैरह भी बताएगा। साथ में ऑडिटर क्या करेगा उसको करेक्ट करने का बोलेगा, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को आप क्या करिए इसको करेक्ट करिए, बराबर। एंड जो प्रायर पीरियड के जो मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर करेगा उसको भी कम्युनिकेट करेगा विद टीसीडब्ल्यूजी, साथ में बताएगा उसका क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस पे उसका क्या इफेक्ट वगैरह है, और साथ में इसका ऑडिट ओपिनियन पे इसका क्या इफेक्ट वगैरह हो सकता है। ऑडिटर क्या करेगा सब चीजें उनको कम्युनिकेट करेगा। एंड लास्ट में क्या करेगा ऑडिटर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, बराबर। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। अगर ऑडिटर क्या लगता है अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कोई
मिस स्टेटमेंट है बट उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल, वो क्या है, क्लियरली ट्राइबल वगैरह है, बराबर। अगर मैनेजमेंट को ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट लगती है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग एक लिस्ट लेगा, बराबर। तो इसके साथ अपना पूरा होता है ऐसे 450। थैंक यू, राधे राधे।